हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफेक्शन 6.0 एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस। चलो, सो परफेक्शन 6.0 की आज पहली क्लास करते हैं। बहुत सारी चीजें करेंगे इस पूरे के पूरे बैच में हम। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बैच को स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज तो ये, सभी लोग से पहले मैं कुछ चाहती हूँ। क्या क्या चीजें चाहती हूँ? आपके पास एक नोटबुक होगी, राइट? आप जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो, आप आरबीआई टारगेट कर रहे हो, आप आईबीपीएस टारगेट कर रहे हो, आप जिस भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू राइट। सभी लोग अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसबीआई पीओ टारगेट कर रहे हो तो एसबीआई पीओ इज वर्ल्ड्स इजीएस्ट पेपर। आप बैंकिंग एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स आर वर्ल्ड्स इजीएस्ट पेपर्स। तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट इट। सभी लोग लिखेंगे अपने आप अपनी कॉपी में इस चीज को। आप जिस भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो कि वो दुनिया का सबसे इजी पेपर है, एंड आई विल डेफिनेटली, मैं इसको डेफिनेटली क्रैक करूंगा। ये जो है दुनिया का सबसे आसान पेपर है और मैं इसको डेफिनेटली क्या करूंगा? डेफिनेटली क्रैक करूंगा। आई विल डेफिनेटली क्रैक इट। कोई दिक्कत किसी को? यस? हाँ। अगली बात, परफेक्शन 6.0 में हम कैसे चलने वाले हैं। सबसे पहले तो परफेक्शन 6.0 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने मन से सारा डर मिटाना है। मैं यहाँ पे आपको हर तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगी। मैं आपको इजी भी करवाऊंगी, मैं आपको मॉडरेट भी करवाऊंगी, मैं आपको एडवांस भी करवाऊंगी, मैं आपको ब्यूटीफुल भी करवाऊंगी, वेरी ब्यूटीफुल भी करवाऊंगी। तो मैं आपको यहाँ पे हर तरह का पैटर्न करवाऊंगी, एवरी काइंड ऑफ पैटर्न। बट उससे पहले मुझे क्या चाहिए? उससे पहले मुझे आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए। और वो कमिटमेंट ये है कि मैम आप कितना भी डिफिकल्ट करवाओ, आप कितना भी ब्यूटीफुल एडवांस लेवल करवाओ, हम डरेंगे नहीं। हम आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि मैम प्लीज बहुत इजी करवाओ या इजी करवाओ। हम हर तरह के चैलेंज के लिए इस परफेक्शन 6.0 में तैयार हैं। हम रिगरस से रिगरस ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज्यादा हार्श ट्रेनिंग देने वाली हूँ, इस बात को समझ लो। तो हम हर तरह की ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जितना आप डिफिकल्ट बना सकते हो आप बनाना हमारे, क्योंकि हम इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड है। क्या सभी लोग, क्या मुझसे ये वादा या ये प्रॉमिस या ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरी तरीके से तैयार हैं? यस? अगली बात, परफेक्शन की क्लासेस आपकी रोज होंगी, सभी को पता है, रेगुलर होंगी 8:30 बजे। किसी किसी वीक में संडे को नहीं होंगी, अदरवाइज मंडे टू सैटरडे होंगी ही होंगी, और बहुत बार संडे को भी होती है। तो एक वादा मुझे ये चाहिए कि मैं आपको वादा कर रही हूँ कि क्लास 100% होगी, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे बीच में कोई पब्लिक हॉलीडे हो, कुछ भी हो, मेरी तरफ से क्लास होगी ही होगी। किसी दिन कोई इमरजेंसी आ जाएगी, क्लास नहीं होगी, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। सिमिलरली आपसे भी मुझे ये वादा चाहिए कि किसी दिन अगर आप क्लास में नहीं आ पाएंगे या आपकी क्लास मिस होगी तो आप मुझे बताएंगे। यू विल इन्फॉर्म मी कि हाँ मैम, इस कारण की वजह से मैं क्लास को नहीं अटेंड कर पाया था। आप मुझे मेल करेंगे प्रॉपर कि मैम इस रीजन की वजह से मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया था, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग देख लूंगा। यस? अगली चीज, परफेक्शन 6.0 को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी यहाँ पे चैंपियंस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे उन लोगों की, आप सभी के अंदर ये 4 P चाहिए, और इनफैक्ट 5 P चाहिए। ये मस्ट है 5 P इस परफेक्शन को अटेंड करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये 4 Ps
या 5 पीस हैं, तभी इस परफेक्शन को आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो यहीं के यहीं छोड़ दीजिएगा। पहली चीज जो मुझे आपसे चाहिए वो चाहिए आपका पेशेंस। ये मत एक्सपेक्ट करने लग जाना कि 3 क्लास में या 4 क्लास में या 10 क्लास में या 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल ऐसे बन जाओगे कि आप सबको पीछे छोड़ दोगे। पेशेंस सबसे चाहिए मुझे, कि हर कोई पेशेंस रखेगा। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में या 2 दिन लगातार आके कुछ नहीं होता है। किस चीज से होता है? परसिवियरेंस से होता है। रोज आना पड़ेगा, रोज सुबह उठना पड़ेगा, 1.5 घंटे अपने दिमाग को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, झंझोड़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकल सोचना पड़ेगा, हर चीज रोज करनी पड़ेगी। परसिवियरेंस उस दिन तक करनी पड़ेगी जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। पेशेंस रखना होगा और उस दिन तक करना है ये काम जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी के पीछे नहीं भागना है। चीजों को बार बार समझने से काम नहीं चलेगा, चीजों को बार बार झेलने से काम चलेगा, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करने से काम चलेगा। तो रोज प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, और सबसे पहले सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनानी होगी। ये 4 चीज आप सभी को करनी है अलोंग विद व्हाट, एक बहुत चीज, ये चारों चीजों भी करोगे, लेकिन अगर ये वाला पी नहीं होगा तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये पी कौन सा है? ये पी है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये सब करना है। ये सब बातें बिल्कुल छोड़ देनी है कि मैम मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो सकता, मैम मैं कर ही नहीं सकता, लोग 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैंने अभी शुरू किया है, मैं कैसे करूंगा, या मैं हिंदी मीडियम का हूँ मैं कैसे करूंगा, या मैं तो हमेशा से स्कूल में बहुत कमजोर रहा हूँ मैं कैसे करूंगा। नहीं, ये कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में जो चीज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए कि ये मेरे लिए बहुत इजी है, ये दुनिया का सबसे इजी पेपर है जो मैं देने जा रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है और मैं इसको कर लूंगा। सो इस तरीके से जितना भी कचरा भरा हुआ है दिमाग में, जितनी भी नेगेटिविटी है उस सबको मिटा के इन 5 पीस को फॉलो करना है। किसके लिए? इस परफेक्शन के लिए। क्या कर सकते हैं सभी लोग? कैन एवरीवन डू इट? यस और नो? चलो बढ़िया। तो आज हम प्रोफेशन 6.0 की शुरुआत कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे पैटर्न से जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, एग्जामिनर का ये फेवरेट पैटर्न है। और वो क्या है? हम शुरुआत कर रहे हैं आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट जैसा कि हम हर परफेक्शन से पहले करते हैं, आज भी करेंगे, एक प्रेयर से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। रेडी एवरीवन फॉर द प्रेयर? चलो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड फॉर द नेक्स्ट 1.5 आवर्स। मुझे मदद करना कि मैं फोकस्ड रह सकूं अगले 1.5 घंटे के लिए। प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। मुझे मदद करना कि जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए मैं उससे दूर रह सकूं। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। मुझे मदद कीजिएगा कि मैं बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाऊं और सीख पाऊं। चलो अब आ जाते हैं, लेट्स मूव अहेड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट है जो आपके प्री में भी आएगा और आपके मेंस में भी आएगा। तो बेसिकली हमारे 4 तरह के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। एक आता है हमारा स्टोरी बेस्ड आरसी, एक आता है हमारा शॉर्ट आरसीस, एक आते हैं हमारे मॉडरेट, और एक आते हैं हमारे लॉन्ग आरसीस। स्ट्रैटेजी सीखिएगा सबको करने की, सबको करने की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। जब भी स्टोरी बेस्ड आरसी आपको मिले, जब भी स्टोरी बेस्ड आरसी मिले, आराम से स्टोरी को पढ़ो, स्टोरी को रीड करो पहले, चाहे कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो, और फिर क्वेश्चंस को करो। तो स्टोरी बेस्ड आरसी में क्या करते हैं? आराम से स्टोरी को पढ़ते हैं, एंजॉय करते हुए स्टोरी को पढ़ते हैं, कितनी भी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करते हैं।
शॉर्ट आरसी में क्या होता है, शॉर्ट आरसी में पहले वही पैसेज को रीड करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। मॉडरेट आरसी में क्या होता है, पैसेज को रीड नहीं करते, पैसेज को स्किम करते हैं। स्किम का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं। लॉन्ग आरसी में क्या होता है, लॉन्ग आरसी में पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है, उसको लिख लेते हैं। जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है उसको आप अपने पास नोट डाउन कर लो। उसके बाद पैसेज को स्किम करते हैं, जो लाइन में कीवर्ड मिलता है उस लाइन को रीड करते हैं। जिस भी लाइन में आपको कीवर्ड मिल रहा है उस लाइन को रीड करोगे, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करोगे। क्या स्टेप्स क्लियर है सभी को कि स्टोरी बेस्ड आरसी में क्या करना है, शॉर्ट आरसी में क्या करना है, मॉडरेट में क्या करना है, लॉन्ग में क्या करना है। अब ये जो मैंने थ्योरी बताई है ना इतनी, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। कितनी भी थ्योरीज बन जाए, कितनी भी चीजें बन जाए, थ्योरी का जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक नहीं समझ आएगा। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस चीज पे रहेगा इस परफेक्शन में, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे रहेगा। तो चलो अब इसी को अप्लाई करते हैं, कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस सॉल्व करते हैं। तैयार सभी लोग फॉर आरसीज? सो वील सॉल्व फ्यू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस टुडे। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन। दिख रहा है सभी को? मैं आपको ना मिक्स्ड आरसी करवा रही हूँ, मतलब इसी के अंदर एरर वाला क्वेश्चन भी है, इसी के अंदर फिलर वाला क्वेश्चन भी है। तो मैं क्या चाह रही हूँ, हम स्मार्ट वर्क करें, तो हम सिर्फ आरसी ही नहीं, इसी के अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करें। तो हम जो आरसीज कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, मिक्स्ड आरसीज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो क्या मैं कह सकती हूँ इसको देख के कि ये लॉन्ग आरसी की कैटेगरी में है? लॉन्ग आवर्स से जिन लोगों का स्टक हो रहा है ना बेटा, वो मेरी वीडियो ऑफ कर लो, तो आपका स्टक नहीं होगा, क्योंकि आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा, इसकी वजह से स्टक हो रहा होगा। तो वीडियो ऑफ कर लोगे तो आपको क्लियर पाएगा। चलो, दिख रहा है सभी को? लॉन्ग आरसी है, तो लॉन्ग आरसी का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लॉन्ग आरसी का सबसे पहला स्टेप होता है कि हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है वो अपने पास लिखना है, पहला। अब जो बच्चे कह रहे हैं मैम प्री है मेंस है, एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, ये प्री और मेंस का ना अपने दिमाग से निकाल दो कि मैम प्री करवाओ या मेंस करवाओ या क्या करवाओ, प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो। टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि चाहे प्री में वो क्वेश्चन आए, चाहे वो मेंस में क्वेश्चन आए, आपको वो आता हो। तो इसीलिए प्लीज स्टडी कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पढ़ा एज पर द गिवन पैसेज क्लाइमेट चेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो हमें यहाँ पे क्या लगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड लगा कि क्लाइमेट चेंज किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो हमें बताना है। तो हमने एक कीवर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख के रख लिया, क्लाइमेट चेंज। चलो, अगला अगला क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ क्या कीवर्ड समझ में आ रहा है। हाउ विल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो दुनिया के पार्ट्स है ना, तो हमने देख लिया क्लाइमेट चेंज तो था ही एक कीवर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के पार्ट्स कैसे अफेक्टेड होंगे। चलो, अगला पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे कीवर्ड बताओ क्या समझ आ रहा है। What measures have been taken by the governments around the world in response to climate change? तो गवर्नमेंट्स स्टेप्स, गवर्नमेंट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए बेसिकली, तो मेजर्स और मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के रख लिया, ठीक है। चलो, अगला अगला पढ़ो क्या समझ में आ रहा है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो मैंने लिख लिया इम्पैक्ट, क्या पड़ेगा।
चलो अगला अगला पढ़ो, क्या समझ आ रहा है? What significant contributions can individuals make in response to climate change? तो individuals contribution लिख लिया। इंडिविजुअल्स का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्या योगदान हो सकता है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अगला, अब ये जो है ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसी में किसका क्वेश्चन आ गया? वर्ड रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो इसको पहले के पहले यही कर दो। जब भी कोई क्वेश्चन आए, कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन आए, कोई रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, कोई एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्या करो, उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं सॉल्व कर लो, पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, इन द फ्यूचर लीडिंग टू डिवास्टेटिंग rising levels, irreversible loss of plants and animal species, if nothing is done, scientists think global warming could increase 4 degrees Celsius heat waves, millions losing their homes too. हमें क्या करना है? हमें इस पूरे को इस तरीके से बनाना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई पेयर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो दो सेंटेंसेस जो हैं क्या होंगे, वो दो सेंटेंसेस या वो दो पार्ट्स जो हैं वो आपस में पेयर हैं। तो इस तरीके से करने की कोशिश करो कि मुझे कोई एक पेयर बताओ, सभी लोग बताने की कोशिश करो। होम्स टू एक्सीड 4 डिग्री सेल्सियस इन द फ्यूचर, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी फ्यूचर में, 4 डिग्री सेल्सियस फ्यूचर में बढ़ जाएगी। क्या आर और पी का पेयर समझ में आ रहा था? तो अगर कुछ भी नहीं किया गया, साइंटिस्ट को लगता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी फ्यूचर में, जिसकी वजह से क्या होगा, तबाही मचा देने वाली क्या आएंगी, डिवास्टेटिंग, तबाही मचा देने वाली हीट वेव्स आएंगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट वेव्स आएंगी तबाही मचा देने वाली। पी के बाद क्या आया, एस, बहुत सारे लोगों का घर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा बहुत सारे लोगों का घर? जब हीट वेव्स आएंगी तो बहुत सारे लोगों का घर क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ जाएगा तो लोगों का घर डूब जाएगा। तो लूजिंग देयर होम्स टू राइजिंग सी लेवल, सी लेवल्स की वजह से उनका घर खत्म हो जाएगा और एनिमल्स को और प्लांट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्या आर एस पी क्यू बना लिया था? कोई दिक्कत आर एस पी क्यू में? तो आंसर वॉज ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चे का डाउट है कि मैम टू के आगे V1 प्लस आई कैसे आया, टू के आगे V1 प्लस आई कैसे आया? तो देखो बेटा, इस बात को एकदम मन से हटा दो कि टू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, टू के साथ V1 प्लस आई भी आता है, टू के साथ V3 भी आता है, टू के साथ एडवर्ब भी आता है, टू के साथ एडजेक्टिव भी आता है, टू के साथ नाउन भी आता है, टू के साथ प्रोनाउन भी आता है, सब कुछ आता है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, क्या आएगा, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। शी वॉन्ट्स टू डांस, शी वॉन्ट्स टू डांस। आई वॉन्ट टू लिसन टू अनहर्ड स्टोरीज, मैं वो कहानियां सुनना चाहती हूँ जिनको आज तक सुना नहीं गया है। टू वेरी गुड पीपल, आई वेंट टू वेरी ग्रेट पीपल, आई वेंट टू वेरी गुड पीपल। तो ये देख रहे हो, ये V1 प्लस आई है, ये V1 है, ये V3 है, ये एडवर्ब है। एडजेक्टिव, आई वॉन्ट टू रेड, आई वेंट टू रेड हाउस, ये एडजेक्टिव है। टू राम, ये नाउन है। टू हिम, ये प्रोनाउन है। तो टू के साथ ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। टू के साथ जब V1 प्लस आई आता है तो हो सकता है कि वो नाउन का रोल प्ले कर रहा हो तो उसको जेरेंड बोलेंगे, और अगर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा होगा तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो नॉर्मल वर्ब होती है। जब टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं।
इसको जेरंड भी बोल सकते हैं अगर V1 प्लस आईएनजी नाउन का रोल प्ले कर रहा है, और अगर V1 प्लस आईएनजी एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रामर के लिए जो फाउंडेशन कोर्स मेरा यूट्यूब पर है आप उसको देख सकते हो, उसमें मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वल्नरेबल का सिनोनिम बताना है। वल्नरेबल मैंने आपको बताया कि एक ऐसा शब्द है वल्नरेबल जो एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। वल्नरेबल इतनी बार एग्जाम्स में आ चुका है और आज भी एग्जामिनर उसको बार बार रिपीट करके देता है। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल शब्द का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कमजोर हो, वीक हो, ऐसा इंसान जो ससेप्टेबल हो। ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है? कमजोर हो। ऐसा इंसान जो प्रोन हो, कमजोर हो। अनफोर्टिफाइड हो, अनफोर्टिफाइड मीन्स कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फोर्टिफाइड का मतलब होता है प्रोटेक्शन होना, अनफोर्टिफाइड मीन्स कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हाट, दैट इज वल्नरेबल। एक बार बाकी वर्ड्स का भी मीनिंग देख लेते हैं, है ना। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कि सब लोग उस बात को मानते हैं। मीन्स क्या है? अग्रीमेंट है। आपने भी वही कहा, आपके पापा ने भी वही किया, मम्मी ने भी वही कहा, भाई ने भी वही कहा, बहन ने भी वही कहा, तो वो क्या होता है? कंसेंसस। फेन, फेन एक वर्ब होती है। फेन वर्ब का मतलब क्या होता है? कि आप ना दिखावा कर रहे हो। ऐसा कभी बचपन में किया है? फीवर नहीं आ रहा होता लेकिन स्कूल जाना होता है, तो ऐसे मम्मी को फेन करते हैं कि ना मम्मी ऐसा लग रहा है कि फीवर आ रहा है, तो वो फेक करना, उसको बोलते हैं फेन। दैट मीन्स दिखावा करना, टू फेक समथिंग, टू फेक। क्या फेक करना? कि आप बीमार हो, दैट यू आर इल, पेट दर्द हो रहा है, राइट। कन्वीनियंट एक एडजेक्टिव है। ये क्या था? कंसेंसस नाउन था। कन्वीनियंट का मतलब क्या? कोई चीज आपके लिए कन्वीनियंट है, मतलब वो चीज आपके लिए ठीक है, आप उस चीज को कर लोगे। दैट मीन्स इट इज कन्वीनियंट फॉर यू, दैट मीन्स इट इज प्रैक्टिकल फॉर यू, सूटेबल है आपके लिए। वो क्या होता है? कन्वीनियंट। ट्रेविस्टी वर्ड का मीनिंग होता है, ट्रेविस्टी फिर से एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? कोई वही दिखावा है, कोई कॉपीड चीज है, वो एक्चुअल में नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है या कॉपीड है, इमिटेशन है, या फिर झूठे मूठे फैक्ट्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेविस्टी, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। तो आंसर वाज ए। आगे बढ़ी, चलो रेडी फॉर, अब क्योंकि लॉन्ग पैसेज था तो अब हम क्या करने वाले हैं? लॉन्ग पैसेज था तो हम स्किमिंग करेंगे। तैयार सभी लोग स्किमिंग के लिए? एडिटोरियल में कितने लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, एक चीज और, परफेक्शन 6 हो गया, साथ साथ आपको एडिटोरियल भी करना है ना। रोज सुबह 7 बजे जो एडिटोरियल होता है वो भी आपको करना है, क्योंकि आपको रीडिंग और स्किमिंग की प्रैक्टिस वहीं से करोगी, रोज रोज करोगे तो। चलो, तो अब हमें क्या करना है? हमको स्किमिंग करनी है। तो वो स्किमिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को समझना, एग्जाम में ना रीडिंग नहीं करते, एग्जामिनेशन में स्किमिंग करते हैं। स्किमिंग का मतलब होता है कि आपको जो वर्ड नहीं समझ आ रहा, आपको जो लाइन नहीं समझ आ रही, उसको छोड़ दो। आपको कहीं डेटा दिया हुआ है, उसको छोड़ दो। आपको कहीं किसी चीज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं कॉमा के बाद, उसको छोड़ दो। बस तेज से स्पीड में कूद कूद के पढ़ते चले जाओ और एक ओवरऑल मीनिंग समझो। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्किमिंग। चलो एक बार साथ में करेंगे और मेरे साथ करना। जो शब्द डिफिकल्ट लग रहा है, जो शब्द बड़ा लग रहा है, नहीं मीनिंग समझ में आ रहा, उसको छोड़ते हुए चले जाना, ठीक है। चलो जंप करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जंप करते करते ओवरऑल मीनिंग समझने की कोशिश करनी है। हर एक लाइन का मीनिंग नहीं समझना, हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझना, हर एक पैराग्राफ का मीनिंग नहीं समझना, सिर्फ कूदते कूदते जाना है और ओवरऑल समझना है कि पैसेज क्या कह रहा है। ट्राई करें? चलो ट्राई करते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है इंसानों की वजह से, इंसानों को खतरा है, बहुत बड़ा चैलेंज है, सॉल्यूशन है। क्लाइमेट की डेफिनेशन दी हुई है, क्लाइमेट जो हम करते हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, ग्रीन हाउस गैस निकलती है, ये गैस हीट को ट्रैप करती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कम करना पड़ेगा। कहते हैं कि वार्मिंग वार्मिंग को इतना करना पड़ेगा, एक्शन नहीं लिए तो प्लैनेट जो है इतने पे पहुंच जाएगा। रिपोर्ट ने बताया कि दुनिया जो है इतने पे हीट हो रही है, इस एंड से, बस इतना करना था। तो ऐसे जब जंप कर करके पढ़ा
तो क्या मीनिंग समझ में आया? मीनिंग समझ में आया कि ऑथर बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। ऑथर बात कर रहे हैं कि हम ह्यूमन जो एक्टिविटीज करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, हम कोल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? क्लाइमेट चेंज आ जाता है। फिर ऑथर ने क्या बोला? फिर ऑथर ने बोला कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े, इससे ज्यादा ना बढ़े। लेकिन हमें क्या लग रहा है कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 2.4 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ सकता है। समझ आया सभी को? अच्छा, ये मैंने आपको स्किम करके समझाया। अब यही चीज रीडिंग और स्किमिंग में डिफरेंस बताने के लिए करवा रही हूँ। यही चीज को अगर मैं आपको रीड तो कैसे रीडिंग, ध्यान से देखो। दुनिया के जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, किस वजह से? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। और क्लाइमेट चेंज जो है अब नुकसान पहुंचाता है हर एस्पेक्ट को, ह्यूमन लाइफ के हर फील्ड को। क्लाइमेट चेंज क्या करता है? क्लाइमेट चेंज नुकसान पहुंचाता है। हम एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशंस भी हैं। क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर होता है एक जगह का बहुत सारे सालों में। इतनी तेजी से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो अब हम देख रहे हैं, ये इंसानों की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम ऑयल यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं घरों में, फैक्ट्रियों में और ट्रांसपोर्टेशन में। जब ये फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं, जिसमें से ज्यादातर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो गैसेस होती हैं ये सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है। टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसको हमें धीरे करने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि सबसे खराब कॉन्सिक्वेंसेस को, सबसे खराब रिजल्ट्स को हम रोक सकें क्लाइमेट चेंज के। ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना होगा 2100 तक। लेकिन अगर हमने आगे एक्शन नहीं लिया तो प्लैनेट जो है 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वार्म हो जाएगा इस सेंचुरी के अंत तक। एक रिपोर्ट आई 2021 में, जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने बोली, उन्होंने कैलकुलेट किया कि जो दुनिया है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ रही है इस सेंचुरी के एंड तक। क्या समझ में आया रीडिंग और स्किमिंग में डिफरेंस? एवरीवन, अगर रीड करते रह गए तो पेपर का टाइम खत्म हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि मैम प्री का एग्जाम देने गया, आरसी तक पहुंच ही नहीं पाया, या आरसी सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ पाया, क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाया। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें आज ये पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ के ही जाना है, हमें पूरी पीएचडी करनी है सारसी में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना मैम पढ़ तो लेते हैं बट समझ नहीं आता। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका ना एक माइंड है कि जब तक किसी चीज को पूरी तरह समझ ना लो तब तक आगे मत बढ़ो, ये हमें बचपन से सिखाया गया है। तो इसीलिए हम क्या सोचते हैं कि जब हम एग्जाम में आरसी कर रहे हो तो हम इस आरसी में पूरी पीएचडी करके जाएं, इसकी एक एक लाइन समझें, एक एक वर्ड समझें, एक एक मीनिंग समझें, और फिर जाके क्वेश्चन पे जाएं। और तब तक क्या होता है? एग्जाम का टाइम ओवर हो जाता है। तो इस माइंडसेट को अपने दिमाग से निकाल दो कि मैम स्किमिंग से समझ में नहीं आता है। आपको समझना होता ही नहीं है आरसी, अगर मैं स्पेसिफिकली प्री के एग्जाम में बात करूं तो। मेंस में समझना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में शॉर्ट आरसी आएगा, मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट लेंथ का आरसी आएगा, तो वहां समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ स्किम करके बस ये समझना होता है कि ओवरऑल क्या कह रहा है। हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ, हर एक सेंटेंस को समझने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो, प्री में क्यों नहीं? क्योंकि प्री में सिर्फ आरसी को करने के लिए 5 मिनट मिलते हैं, और अगर आप रीडिंग करोगे तो आप 6-7 मिनट तो रीडिंग रीडिंग में ही निकाल दोगे। चलो अगला। अब अगला खुद से स्किमिंग करोगे एक बार? दूं टाइमर? चलो, 45 सेकेंड्स का टाइमर है, स्किम करो और सिर्फ मुझे मेन आइडिया बताना, ठीक है? टेल मी द मेन आइडिया। यू हैव 45 सेकेंड्स विद यू। 45 सेकेंड्स भी मैं ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों की फर्स्ट क्लास है। आई वॉन्ट कि आप सभी लोग इसको 15 से 20 सेकेंड में स्किम कर लो।
हाँ जी, क्या समझ आया? ये वाली लाइन तो हमने पढ़ी हुई थी, है ना? तो दोबारा लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। और वार्मिंग हुई तो कुछ रीजन्स में लोग रह नहीं पाएँगे, फार्मलैंड्स डेज़र्ट बन जाएँगी, बाकी रीजन्स में अपोज़िट हो रहा है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वज़ह से बाढ़ आ रही है, इन सारी कंट्रीज़ में बाढ़ आई। गरीब कंट्रीज़ के लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। दुनिया वार्म हो जाएगी तो एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा। पोलर बियर्स मर सकते हैं क्योंकि वो आइस पे ही डिपेंड करते हैं, आइस मेल्ट हो जाएगी तो वो लोग मर जाएँगे। एलिफेंट्स को इतना पानी चाहिए, उनको पानी नहीं मिलेगा। क्लाइमेट चेंज का अलग-अलग इम्पैक्ट होगा। अगर टेम्परेचर को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो यूके एंड यूरोप में फ्लडिंग हो जाएगी। मिडल ईस्ट की कंट्री में बहुत गर्मी हो जाएगी और फार्मलैंड डेज़र्ट बन जाएँगे। आइलैंड नेशंस जो है खत्म हो जाएँगे। तो पूरे में सिर्फ़ ऑथर एक ही बात चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे थे और कुछ नहीं था पूरे में समझने का। सिर्फ़ एक ही बात थी चिल्ला-चिल्ला के, वो क्या थी? वो ये थी कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, तो हर कंट्री पे अलग-अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं डेज़र्ट हो जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं डूब जाएँगे, एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सबके घर उनसे छिन जाएँगे। तो अगर क्लाइमेट चेंज हुआ, तो इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सब पे। क्या ये बात स्किमिंग करके समझ पाए थे? येस और नो? एवरीवन? वर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? चलो, अगले पर आए, नेक्स्ट पैराग्राफ। थोड़ा-सा टाइम कम कर दूँ या अभी नहीं? चलो अगले पैराग्राफ में करूँगी, अभी 45 सेकंड्स ही दे रही हूँ। चलो, 45 seconds for all of you. हाँ जी, क्या मेन आइडिया समझ में आया सभी को? क्या बताया गया है इसमें? बाढ़ आ जाएगी, अफ्रीकन नेशंस में सूखा पड़ जाएगा, यूएस में भी पड़ सकता है सूखा, बाकी जगह स्टॉर्म्स आएंगी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी बहुत हो जाएगी। कंट्रीज मानती हैं कि क्लाइमेट चेंज को मिलके ही काम कर सकते हैं। एक पेरिस में एक एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने बोला ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे। यूके एक मीटिंग कर रहा है नवंबर में, जहाँ पे कंट्रीज अपना कार्बन रिडक्शन प्लान बताएंगी। और भी चेंजेस आने की ज़रूरत है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में चेंज करेंगे तो हम इम्पैक्ट ला सकते हैं। लाइट्स बंद कर दो जब नहीं चाहिए, लाइट बल्ब्स की जगह एलईडी लगा दो। छोटे-छोटे चेंजेस लगाओ, जैसे आप हॉट वाटर कैसे यूज़ करते हो, वाटर एफिशिएंट शावर हेड खरीदो। फ्लाइट्स कम लो, कार फ्री रहो, इलेक्ट्रिक कार यूज़ करो, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स यूज़ करो, वॉशिंग मशीन यूज़ करो। जब उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत हो रिप्लेस कर दो। गैस हीटिंग सिस्टम से इलेक्ट्रिक हीटिंग पंप पे आ जाओ। तो ऑथर ने क्या दिया? ऑथर ने आपको सारे के सारे सजेशंस दिए कि क्या-क्या हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या-क्या कर सकते हैं। ऑथर ने हमें ये बताया, व्हाट कैन वी डू ऑन इंडिविजुअल लेवल। और ऑथर ने हमें क्या बताया, कंट्रीज क्या कर रही हैं वो भी बताया। रेडी फॉर क्वेश्चंस नाउ? क्वेश्चंस के लिए तैयार? चलो, अच्छा एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कितने स्टूडेंट्स हैं आज क्लास में? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? चलो, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। और मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आपको हेल्प नहीं करती, हमने पैसेज पूरा समझ लिया है, तो आई वांट कि आप लोग एक बार खुद से क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज किस चीज से इन्फ्लुएंस हो सकता है पैसेज के हिसाब से? ट्राई कीजिए। क्लाइमेट चेंज किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है पैसेज के हिसाब से? पैसेज में क्या क्या ऑप्शंस लिखे हुए थे?
पैसेज में क्या क्या मेंशन था? फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से क्लाइमेट चेंज होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है। क्या हमने कहीं भी फार्मिंग की बात भी करी दूर दूर तक? लाइव स्टॉक फार्मिंग, कि अगर हम एनिमल्स की, लाइव स्टॉक का मतलब होता है एक तरीके से एनिमल्स की फार्मिंग करते हैं, बिल्कुल ही बात नहीं करी। ये क्या था? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जिसकी दूर दूर तक बात ही ना हुई हो पैसेज में, उसको बोलते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। पोल नहीं आया, कोई बात नहीं। आई थिंक स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, इस वजह से पोल स्टक कर रहा था। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर तो खुद से करोगे। अगला क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है आप लोग बता पाओगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। रिएक्शंस, मैं रिएक्शंस ऑफ ही कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ क्योंकि स्टक हो रहा है ना रिएक्शंस की वजह से। जस्ट 1 सेकेंड। चलो, हाउ विल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बी इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज? कैसे अफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज से? कुछ जगह ज्यादा गर्म हो जाएंगी, बोला था ऑथर ने, कहीं बहुत गर्मी होगी, कहीं बहुत सूखा पड़ेगा और कहीं बहुत बारिश होगी। तीनों की तीनों चीजें ऑथर ने बोली थी। तो आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से अफेक्ट होंगे। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। What measures have been taken by the governments? गवर्नमेंट्स ने क्या क्या कदम उठाए दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स में? पैसेज के हिसाब से आंसर देना है ना, अपने हिसाब से नहीं देना। एक बार पढ़ लो पैसेज, घोटाला मत कर देना। आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। चलो आंसर दीजिए। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स में? पेरिस अग्रीमेंट ने एक फ्रेमवर्क किया कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे। सबने शपथ ली पेरिस अग्रीमेंट में। क्या शपथ ली? कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देंगे। यूएन के बारे में तो हमने बात ही नहीं करी है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। यूके जो है COP26 समिट होस्ट करने वाला है कार्बन रिडक्शन प्लान के लिए, लिखा हुआ था। यूके होस्ट करने वाला है कार्बन रिडक्शन प्लान के लिए और सबने शपथ ली कि हम ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट कर देंगे। असेस का मीनिंग होता है इवैल्यूएट करना। तो ये भी मैच हो गया। तो आंसर वाज बोथ ए एंड सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है? आंसर दीजिए। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? फिर से पैसेज के हिसाब से आंसर देना है, अपनी भावनाएं मत लगाना। अपनी भावनाएं मत लगाना, सिर्फ पैसेज के हिसाब से।
रिड्यूस्ड फूड अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी कम हो गई। ड्रॉट्स आए, सूखा पड़ा, फ्लड्स आए। क्या हमने कहीं भी वर्कर प्रोडक्टिविटी की बात की है? क्या हमने किसी भी तरह इसकी बात की है? नहीं। क्या है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल्स क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन इंडिविजुअल्स डू? पढ़ लो एक बार, घोटाला मत करना। इंडिविजुअल्स क्या क्या कर सकते हैं? हे प्रभु, इतने सारे लोगों का गलत हो गया। इतने सारे लोगों ने गलत किया, क्यों? क्या हुआ? रिड्यूसिंग एनर्जी यूज कम करो लिखा हुआ था। लाइट्स जब जरूरी है तभी जलाओ। कट बैक ऑन फ्लाइंग, फ्लाइट्स कम लो। एयरपोर्ट्स में जाके फ्लाइट्स कम लो। ट्रांसपोर्ट के मोड को ट्रांसफॉर्म करो लिखा हुआ था। इलेक्ट्रिक कार्स यूज करो या कम से कम व्हीकल्स चलाओ। कार कम यूज करो, तीनों ही दे रखे थे। मैम फ्लाइंग वर्ड, फ्लाइंग नहीं देखा बेटा, क्लियरली देखा था। टेक फ्यूअर फ्लाइट्स, ये लिखा हुआ। तो आंसर वाज, कट बैक का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, उसको बोलते हैं कट बैक। तो आंसर वाज ऑल ए, बी एंड सी। ये हमने कर ही लिया, ये हमने कर ही लिया। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 5। क्या क्या स्कोर्स रहे? चलो, अच्छा अब मैंने ना इजी वाला मैंने करवा दिया, अब डिफिकल्ट वाला आप लोग खुद से करो। तैयार? रेडी फॉर नेक्स्ट आरसी? आई वोंट हेल्प एट ऑल, मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी। और आप तैयार है ना सभी लोग? चलिए, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। कीवर्ड्स लिखते जाइए। चलो चैट ऑफ कर दूं? कर दी चैट ऑफ, लो। हैप्पी?
ब्रिमिंग वाले क्वेश्चन का आंसर यहीं के यहीं दे दो मुझे, पढ़ लो। वो कैब क्वेश्चन अगर कोई मिले या फिलर क्वेश्चन कोई मिले या कोई भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिले, उसको वहीं के वहीं सॉल्व कर लो। तो ये ब्रिमिंग वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन था, उसका आंसर अभी के अभी यहीं के यहीं दे दो। अ नेशन ब्रिमिंग विद चेस टैलेंट। चलो आंसर है। इस क्वेश्चन का भी आंसर यहीं के यहीं दे दो। चलिए नाउ स्टार्ट स्किमिंग द पैसेज। टाइमर के साथ स्किम करेंगे, ठीक है। 45 सेकेंड्स फॉर स्किमिंग दिस। जहां जहां कीवर्ड्स मिलेंगे उनको बहुत अच्छे से रीड करना है ना। 45 सेकेंड्स है आपके पास स्किमिंग करने के लिए।
Am I visible everyone? हाँ जी। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो इसको इंटरेस्टिंग बना रही हैं? किस-किस बारे में बात हो रही है? आंसर दिस। रशिया क्यों बाहर हुआ? रशिया इतने बड़े इवेंट से क्यों बाहर हुआ? पढ़ लीजिए। पैसेज को देख के आप क्या कह सकते हो? तमिलनाडु की गवर्नमेंट को लेके क्या-क्या इन्फर कर सकते हो? डोंट वरी, अगर गलत निकल रहे हैं तो मैं आपको समझाऊँगी, बहुत अच्छे से समझाऊँगी, आपको समझ में आएगा। बट अभी पहले अपनी कोशिश कर लो। ये हमने कर ही लिया था ये। लास्ट।
ऑथर की टोन कैसी है? हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे? एक बार पैसेज पूरा समझते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड द पैसेज और उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। अ नेशन ब्रिमिंग, ब्रिमिंग मीन्स भरा हुआ होना। एक नेशन जो चेस टैलेंट से भरा हुआ है, अब वो तैयार है उसको एक प्लेटफॉर्म पे दिखाने के लिए, वो प्लेटफॉर्म जो और बड़ा नहीं हो सकता। 44th चेस ओलंपियाड हो रहा है, जहां पे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं 187 कंट्रीज से। इसकी एक गैला सेरेमनी हुई, एक शुरुआत की सेरेमनी हुई, एक बहुत अच्छी सेरेमनी हुई चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में थर्सडे को। और जो 11 राउंड ऑन बोर्ड एक्शन है, ये शुरू होता है अगले दिन से ममलापुरम में। मेडल विनिंग नेशंस, जनरली जो नेशंस मेडल जीतते हैं, रशिया और चाइना, वो इस बार है ही नहीं। तो कुछ जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, हो सकता है इस बार वो जीत जाए। 44th चेस ओलंपियाड जो है, जिसको रशिया से बाहर कर दिया गया, क्यों? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, वो अब चेन्नई में होगा और ये सेकेंड ग्लोबल इवेंट बन जाएगा जो इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप चैंपियनशिप मैच के बाद 2013 में जो हुआ था। पोडियम का मतलब क्या होता है? पोडियम का मतलब होता है, यहाँ पे पोडियम का मतलब है कि जब कोई जीत जाएगा तो वो पोडियम पे आके अपनी स्पीच देगा, उस तरीके से। तो यहाँ पे पोडियम का मतलब क्या है? जीत जाना। तो इस बार रशिया और चाइना तो है ही नहीं जो हमेशा जीतते हैं, तो इस बार कोई और जीतेगा। तो यहाँ पे पोडियम का मतलब एक तरह से मंच कह सकते हैं, राइट? कि इस बार कोई और जीतेगा। यहाँ पे पोडियम का मतलब क्या है? विनिंग स्टेज। सबसे बड़े प्लेयर्स जो है मैग्नस कार्लसन, वो नॉर्वे को लीड करेंगे फर्स्ट मेडल की तरफ, और भी बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स होंगे दोनों सेक्शंस में। लेकिन बात क्या है? बात ये है, नोटिसेबल बात ये है कि इंडिया कैसे परफॉर्म करता है। इंडिया होस्ट है, इंडिया में 2 टीम्स आएंगी, और नंबर ऑफ एंट्रीज थी तो इंडिया ने एक थर्ड टीम और ऐड कर दी इसको इवन बनाने के लिए। रिजल्ट की वजह 30 प्लेयर्स, 15 विमेन है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। विश्वनाथन आनंद जो है मेंटोर है। इंडियन मेन तो स्ट्रांग है कि उनको सेकंड में डाला जाए। इंडियन विमेन वो अपना पहला मेडल देखेंगी, उनको पहले भेजा जा रहा है। टैलेंटेड टीम्स जो है वो एकदम अब उस स्टेज पे आ चुके हैं। अब ये देखना बाकी है कि वो लोग कैसा खेलते हैं, अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेलते हैं नहीं खेलते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पे देखेंगे किस तरीके से इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये एक सक्सेस है। रशिया बाहर हो चुका है होस्ट की तरह भी, पार्टिसिपेंट की तरह भी। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो किया और एआईसीएफ ने जो किया, इस इवेंट को जो सेट किया सिर्फ 4 महीने में, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। चीफ मिनिस्टर का अप्रूवल मिला, ब्यूरोक्रेसी ने इस विजन को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया, हर चीज की इन्होंने ध्यान रखा। वर्ल्ड चेस फेडरेशन जो है अपने अरेंजमेंट्स को फाइन ट्यून कर रही है और अच्छे से अच्छा कर रही है। 2 प्लेइंग हॉल्स बना दिए गए हैं, इसमें 1400 प्लेयर्स आएंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा 700 बोर्ड्स का। इंडियन टेक्नीशियंस जो है बार को एक नए लेवल पे लेके जाने वाले हैं। कोई भी एफर्ट छोड़ी नहीं जा रही इंडिया का कल्चर और हेरिटेज दिखाने के लिए भी। फोकस जो है होम स्टेट पर है। 500 लोगों की जो वॉलंटियर्स की टीम है, उससे लोगों को ट्रेन किया गया है हर तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। सिक्योरिटी पर्सनल है, हेल्थ वर्कर्स हैं हर इमरजेंसी के लिए। वो लोग जो एआईसीएफ में जिन्होंने 24-24 घंटे काम किया है 4 महीने के लिए, तो उनकी जितनी भी मेहनत है वो तभी कामयाब होगी जब इंडिया कुछ जीत जाएगा। पैसेज समझ आया सभी को? कॉन्टिजेंसी इज इमरजेंसी। एकोमोडेट करना मीन्स उनको रख पाना, उस चीज में भर पाना, मतलब 1400 प्लेयर्स को 2 हॉल्स में एकोमोडेट कर पाना, कैपेसिटेट कर, मतलब एक तरीके से उनको फिल कर पाना। और कोई दिक्कत? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ऑफिसर्स, जो है ऑफिसर्स का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है, दैट इज ब्यूरोक्रेसी।
मैग्नीट्यूड इज समथिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। कितना मैग्नीट्यूड है मीन्स कितना नंबर है, कितना अमाउंट है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आए अब। 44th चेस ओलंपियाड इंटरेस्टिंग क्यों है? कहने से प्रमोशनल एक्टिविटीज पूरे स्विंग पर चल रही हैं। ऑथर ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, हम अपना कल्चर और हेरिटेज दिखाएंगे कंट्री। तो इसका मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज चल रही है, खूब बढ़िया। चलो, इंडियन प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करेंगे ये देखना भी इंटरेस्टिंग बात है। इंडियन प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे ये देखना भी इंटरेस्टिंग बात है। चाइना कैसे तैयार है दुनिया को वेलकम करने के लिए, ये देखना भी इंटरेस्टिंग बात है। चाइना कैसे तैयार है, चाइना की टीम ने 500 वॉलंटियर्स की टीम में हर तरह की चीजों को हैंडल किया, सारी की सारी कोशिश की। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। चेन्नई कैसे तैयार है वर्ल्ड को वेलकम करने के लिए? यस, तो आंसर इज ऑल ए, बी एंड सी। कोई दिक्कत फर्स्ट क्वेश्चन में? कुछ बच्चे ना, मैं भी ये वाला सेंटेंस समझा रही हूँ, पैराग्राफ समझा रही हूँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम लॉडेबल का मीनिंग क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम साइनिकल का मीनिंग क्या है। जो प्रेयर की थी ना स्टार्टिंग में कि भगवान मुझे हेल्प करना कि मैं फोकस कर सकूं, सब बर्बाद है, कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, आपका फोकस है क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर आप क्या बोलोगे कि मैम परफेक्शन के बाद ना समझ नहीं आया। पहली रिक्वायरमेंट थी फोकस। किसी भी काम को करो फोकस के साथ करो, अगर फोकस नहीं है बिल्कुल बेकार है वो काम। कोई भी काम है, सिर्फ परफेक्शन नहीं कह रही, आप क्वांट्स कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, घर वालों से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रहे हो, जो भी काम हो रहा है लिव इन द मोमेंट। उस समय जो चल रहा है उस पे फोकस करो। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है कि इसके बाद अंकुश सर की क्लास शुरू होने वाली है, उसमें क्या करेंगे आज। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आज शाम को मेरा फ्रेंड आ रहा है घर पे, तब उसको मैं खाने में क्या खिलाऊंगा। कोई फायदा नहीं होगा फिर पढ़ने का। जिस समय जो चल रहा है उस पे फोकस होगा तभी फायदा मिलेगा। फुल स्विंग मीन्स फुल फॉर्म में होना, कोई चीज फुल स्विंग में है मतलब फुल फॉर्म में है। कोई दिक्कत? मैम इंडियन प्लेयर्स वाली बात कहाँ लिखी है? ऑथर ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि इंडिया कैसा परफॉर्म करेगी, ये सबसे मेन बात है। ऑथर ने इसको चिल्ला चिल्ला के बोला है, सारी की सारी एफर्ट तभी वर्थ इट होगी। यहाँ पे हमने फिल भी किया था कि जब इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी। इंडिया में इवेंट हो रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है, पूरे पैसेज में चिल्ला चिल्ला के है, ये देखना बाकी है कि वो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये तो सबसे मेन बात थी, ये तो पूरे पैसेज का मेन आइडिया था। अगर आपको इस वाले ऑप्शन में डाउट है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। दिस वाज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। बाकी में डाउट हो सकता था लेकिन इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए था। यस, प्रमोशनल एक्टिविटीज फुल स्विंग में है, ये भी ऑथर ने बोला है कि चेन्नई ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, इतना ये किया गया, ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, इंडिया का कल्चर हेरिटेज दिखाया जाएगा, ये सब क्या है? प्रमोशनल एक्टिविटीज जो फुल स्विंग में चल रही है। चलो, रशिया क्यों बाहर हुआ? क्या इस क्या? हाँ, सभी पापियों से मेरा सवाल है जिन्होंने ए आंसर मार्क किया, अपनी भावना लगा दी। मैम देखो, रशिया चाइना को सपोर्ट करता है इसलिए रशिया को बाहर कर दिया गया। दूर दूर तक ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि रशिया चाइना को सपोर्ट करता है। मैम हम दिखाते हैं आपको कहाँ लिखा हुआ था रशिया और चाइना। देखो ये लिखा हुआ है रशिया और चाइना, बट ये कहाँ लिखा हुआ है कि रशिया चाइना को सपोर्ट करता है? नहीं हो सकता। कुछ लोगों का दिमाग चल रहा है कि मैम चाइना क्यों बाहर हुआ ये बताओ। पैसेज में दे ही नहीं रखा तो कहाँ से बताए। चलो, क्योंकि रशिया का मन ही नहीं था ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। रशिया इसलिए बाहर हुआ कि रशिया का मन ही नहीं था, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। रशिया क्यों बाहर हुआ? क्योंकि रशिया से वो हक छीन लिया गया। रशिया से वो हक छीन लिया गया, इसलिए रशिया बाहर हुआ। छीना भी क्यों? छीना भी इसलिए क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था। तो आंसर वाज ओनली सी। कोई दिक्कत? चलो, मैम ये कहाँ लिखा है
कि रशिया से वो हक छीन लिया गया, ये लिखा हुआ है। मूव्ड आउट का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल दिया गया। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, होस्ट होता है जो इवेंट को अपने यहाँ करता है। आपकी शादी हुई तो आपने क्या किया? अपने घर में अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखी, तो आप कौन हो गए? होस्ट हो गए। यू आर द होस्ट ऑफ द पार्टी। Which of the following statements can be made from the above passage? पैसेज से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आप बोल सकते हो? हाँ, यहाँ पे तो महापापी वाला वर्ड देना है मुझे। ये कहाँ से आया कि 1400 पार्टिसिपेंट थे, संडे को एक ओपन टूर्नामेंट खेला गया था टेस्ट रन करने के लिए, कहाँ से भावना ऐड हुई? हाँ, महापापी अवार्ड देना है मुझे इस वाले में तो, कि वेन्यू का टेस्ट रन दिया गया इलेक्ट्रॉनिक चेस बोर्ड से और एक ओपन टूर्नामेंट किया गया संडे को, जिसमें 1400 डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स, मतलब मैंने गिन भी लिए, आप लोगों ने गिन भी लिए कि 1400 लोग थे इंडिया के जिन्होंने गेम खेला। मैम कैन भी लिखा हुआ था तो कुछ भी लिखो भाई, पैसेज के हिसाब से तो लिखो। चलो, फॉर द होम टीम के लिए ये जो कैंपेन है ये एक बहुत अच्छा फिनिश देगा, बहुत अच्छा एंड देगा, हमारी होम टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। क्लियरली लिखा हुआ था कि हमने क्या किया है। अच्छा, आपने 1400 यहां से मैच किया कि 2 हॉल्स बनाए जा रहे हैं 1400 प्लेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए। इससे आपने भावना क्या लगाई? वो 1400 प्लेयर्स इंडिया के ही हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो। वाह रे वाह, वर्ड मैचिंग नहीं, डिजिट मैचिंग करी यहाँ पे तो आपने। चलो, हाँ, तो इंडिया के लिए अच्छा फिनिश होगा। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन के हिसाब से खेलेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग अच्छा खेलें, तो इंडिया के लिए एक अच्छी बात है ये। चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, तो नए प्लेयर्स के चांसेस अच्छे हो गए। क्लियरली लिखा हुआ था कि रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, तो फर्स्ट टाइमर्स भी आ पाएंगे। तो बाकी लोगों के चांसेस अच्छे हो गए क्योंकि चाइना नहीं है और रशिया नहीं है, तो ये भी मैच हो गया। तो आंसर वाज ओनली बी एंड सी। चलो अगला, क्या क्या इन्फर कर सकते हो? हाँ, अब यहाँ पे भी बहुत सारे महापापी हैं। क्या समझ में आ गया अपना पाप? क्या समझाने की जरूरत है? इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंस इज पैसेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये एजुकेशन कहाँ से आया? ये विमेन की हेल्थ कहाँ से आई? ये न्यूट्रिशन कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये कहाँ से आया कि 10 दिन का इवेंट है? ये कहाँ से आया? $10 मिलियन रुपीज खर्च किए हैं, ये कहाँ से आया ये? मैम 1400 मिला था, 1400 बस कर दिया मार्क। आंसर वाज ओनली बी, कि जो गवर्नमेंट है वो हर संभव कोशिश कर रही है। लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब क्या होता है? यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये एक इडियम होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? आप हर संभव कोशिश कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने हर संभव कोशिश करी इस एडिशन को एक मेमोरेबल बनाने के लिए, हर प्रयास किया, राइट? तो आंसर वाज ओनली बी। अगला, ये तो हमने कर ही लिया था। हाँ, इसमें ना छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, और ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या थी? यहाँ पे ना विल आएगा, एक छोटी सी ये मिस्टेक थी। ये क्वेश्चन ग्रामर की हेल्प से आसानी से हो सकता था। कैसे? इफ के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिजल्ट में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिक्योरिटी पर्सनल, हेल्थ वर्कर्स जो हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए हैं, लेकिन वो लोग जो AICF से हैं जिन्होंने 24-24 घंटे काम किया है 4 महीनों तक, जब ममल्लापुरम में बेस शिफ्ट हुआ, सारी की सारी मेहनत तभी एफ वर्थ इट होगी, सारी की सारी मेहनत का तभी फायदा है जब इंडियन प्लेयर्स इस इवेंट को जीतने के लिए हर संभव कोशिश करें, जब इंडियन प्लेयर्स ऐसी परफॉर्मेंसेस करें जो मेडल विनिंग हो।
इंडियन फील्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम्स अ स्ट्रॉन्ग मेडल टेली फिनिश विल ऐड मोर वैल्यू। नहीं, जब इंडियन प्लेयर्स मेहनत करें तभी काम की है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा था, और ये ग्रामर की वजह से भी मैच नहीं कर रहा था। ये भी फ्यूचर था। इफ के आगे कभी फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, ये बात को हमेशा याद रखना। इफ के आगे कभी फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, जिंदगी में कभी नहीं आ सकता, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर इज ओनली ए एंड बी। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम इफ के बाद विद नहीं आ सकता, हमने तो ये कॉन्सेप्ट लगाया और तुक्का लग गया और मजा आ गया। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि इफ के बाद विद नहीं आ सकता, इफ के बाद विद आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल सपोर्ट यू if with the help of your parents you give 100% to this exam। तो इसके बाद विद कुछ भी गलत नहीं है, विद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाता है, तो ये क्या है, दिस इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लियर सभी को, एवरीवन समझ आया? अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द एंटायर पैसेज। ऑथर ने मजाक किया है कोई? ह्यूमरस टोन का मतलब क्या होता है? तुझसे बड़े मजाकिया हो, इस टाइप की टोन आपको बोलने का मन करे पैसेज को पढ़ने के बाद, उसको बोलते हैं ह्यूमरस टोन। क्या है ऐसी कोई टोन ऑथर की? नहीं है। क्या ऑथर ने किसी को डाउट किया है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका खुद का फायदा होगा। क्या ऑथर ने कोई डाउट किया है? नहीं किया। बोथ ए एंड बी तो नहीं हो सकता। ऑथर ने क्या किया? तारीफ किया। लॉडेबल मीन्स अप्रिशिएट किया है, ऑथर ने तारीफ किया। प्रेज, लॉडेबल का मीनिंग क्या होता है? प्रेज वर्दी। ऑथर ने क्या किया है? अपलॉड किया है। तो आंसर वाज व्हाट? आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी। क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्फिडेंस आया? आखिरी शब्द ब्रिमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्रिम का मतलब क्या होता है? ये बाल्टी है, इसमें आपने पानी भरने छोड़ा था, थोड़ी देर बाद अब आए तो बाल्टी जो है ब्रिम तक भर गई, मतलब हद से ज्यादा भर गई, ओवरफिल हो गई। अबाउंड मीन्स फुल ऑफ हो गई। फ्लीटिंग का तो मतलब होता है कोई चीज जो पल भर की हो, उसको बोलते हैं फ्लीटिंग। एफीमेरल हो, एफीमेरल फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? पल भर की, कोई चीज जो बहुत जल्दी ही निकल जाए, दैट इज फ्लीटिंग, एफीमेरल। आप इसको बोल सकते हो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। एक सॉन्ग याद आ गया मुझे से ना, पल भर का, क्या था? ख्वाबों का, क्या था सॉन्ग वो? मुझे ना कभी मेन लाइन याद नहीं आती, मुझे ऐसे बीच की कोई लाइन सी याद आ जाती है किसी सॉन्ग की। चलो मैम, हमें तो ये वाला याद आया है, पल भर के लिए ही सही कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। आशिक बहुत है क्लास में, हाँ? चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी मैंने ना आप लोगों को आरसी का एक बहुत बेसिक पैटर्न करवाया है, क्योंकि आज पहली क्लास थी, मैं एकदम आप लोगों को ऐसे परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। तो आज मैंने आपको आरसी का बहुत बेसिक लेवल करवाया, मतलब परफेक्शन का लेवल एक्चुअल में ये है, तो आज मैंने आपको यहाँ पे ये वाला लेवल करवाया है। मुझे आप लोगों को यहाँ पे लेके जाना है, बट हम धीरे धीरे जाएंगे यहाँ पे, है ना? तो हम इस लेवल पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बट धीरे धीरे जाएंगे, तो पहुंचेंगे, बहुत जल्दी ही पहुंचेंगे इस लेवल पे, राइट? दो चीजें और कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ आपको एग्जैक्टली सारी चीजें क्या क्या करनी है। एक तो आपको एडिटोरियल करना है रोज सुबह 7 बजे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, आपकी रीडिंग डेवलप होगी, और आपकी स्किमिंग डेवलप होगी। ठीक है? एक आप लोगों का 8:30 बजे परफेक्शन चल ही रहा है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें कवर करवाऊंगी। एक 11 बजे जिन लोगों को बिल्कुल फाउंडेशन करना है, बिल्कुल ग्रामर ही पढ़नी है, तो 11 बजे उन लोगों के लिए फाउंडेशन चल रहा है। तो ये चीजें करोगे मोर देन सफिशियंट है इंग्लिश के लिए, इसके अलावा इंग्लिश में और कुछ नहीं करना। ये सारी चीजें आपको मैं करवा रही हूँ। दो चीजें होती हैं जो हमें रीडिंग से डेवलप होती है, एक होती है वोकैबुलरी, तो उसके लिए एक वोकैब प्रोडिजी की बुक है, आई होप सभी के पास है वो बुक, है ना?
इसको 20 से 25 मिनट रोज पढ़ लेना। एक हैबिट बना लो कि रात को सोने से पहले 20 से 25 मिनट इसको पढ़ना, और ऐसे मत पढ़ना कि मुझे रटना है, रटने के उससे नहीं, बस इंजॉय करते हुए पढ़ना, बस रीड करते हुए चले जाना, ये कर लेना। और जो लोग स्पेसिफिकली पीओ का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, अगर उनके पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बुक है तो वहां से भी एक लेटर और एक ऐसे रोज पढ़ेंगे। ये मुश्किल से 10 मिनट का काम है, और ये 20 से 25 मिनट, तो मान लो 30 मिनट्स इसको और देने हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं टोटल कितना टाइम देना है आपको, 30 मिनट्स यहाँ देने हैं, 1 आवर 30 मिनट यहाँ देना है, 30 मिनट्स यहाँ देने हैं, और 30 मिनट्स यहाँ देने हैं। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स, है ना। इतना टाइम देना है टोटल इंग्लिश, उसके अलावा कुछ भी और नहीं करना, कुछ भी और नहीं करना। बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इंग्लिश। एरर मैं यहीं पे करवाऊंगी, जो 11 बजे है ना बेटा, इसी में करवाऊंगी मैं एरर, डोंट वरी। संडे को किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम मिले तो उस दिन मॉक दे दो, सैटरडे संडे मॉक दे दो। अभी मॉक, अभी जैसे आज से ही स्टार्ट किया है तो उतना मॉक देने की जरूरत नहीं है, पहले 1-1.5 महीने अपनी तैयारी करो, फिर उसके बाद मॉक देना स्टार्ट करना। मैम 3 घंटा हो गया, 3 आवर्स हो गया, 1 आवर 30, हाँ 3 आवर्स हो गया, राइट, यस, ठीक है। और कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? 11 बजे वाली क्लास बेटा यूट्यूब चैनल पे चल रही है, निमिषा बंसल पे अभी होगी। आज आर्टिकल्स पढ़ेंगे, 7 बजे यूट्यूब चैनल एडिटोरियल एनालिसिस पर है, और 8:30 बजे तो यहाँ पे है ही है। और ये दोनों बुक्स आपको फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं से भी ले सकते हो। देखो प्रैक्टिस के लिए वैसे ये बैच सफिशिएंट है, इसके अलावा और प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आप बहुत कमजोर हो, बहुत वीक हो, आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि इसके अलावा और प्रैक्टिस करनी है तो पुराना परफेक्शन 5.0 अभी हुआ है, उसको ओपन कर लो, और उसको पूरी वीडियो नहीं देखनी, क्वेश्चन ओपन करके रख लो बस, और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। फिर आंसर देखो, आंसर सही है तो अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, नहीं सही है तो सिर्फ सोल्यूशन सुन लो। फिर अगला क्वेश्चन ओपन कर लो, खुद सॉल्व करो, आंसर चेक करो, आंसर सही है तो अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, अगर आंसर सही नहीं है तो सोल्यूशन को सुन लो। मतलब पूरी पूरी वीडियो नहीं देखनी, क्या ये बात समझ में आ रही है? पूरी पूरी वीडियो नहीं देखनी, सिर्फ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। या फिर एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि परफेक्शन की पीडीएफ को उठाओ 5.0 की, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर मैच हो रहा है अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आंसर मैच नहीं हो रहा तो वीडियो से सोल्यूशन सुन लो कि आपके आंसर में और एक्चुअल आंसर में डिफरेंस क्यों आया है। इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का? अगर फिर भी और प्रैक्टिस करनी है तो एक परफेक्शन की बुक भी आती है, वो भी आई थिंक बहुत बच्चों के पास है। उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें आप लोगों को टोटल 50 सेट्स दिए हुए हैं, टोटल 50 सेट्स दिए हुए हैं। कोशिश करो कि आप 2 से 3 दिन में एक सेट उसका लगा लो। 2 से 3 दिन में, एक दिन में एक सेट मत लगाना क्योंकि बहुत अच्छा लेवल है उसमें। 2 से 3 दिन में एक सेट लगा लो, तो वैसे भी कर सकते हो। और कोई दिक्कत? पीडीएफ बेटा आपको इसी वीडियो जब ये खत्म हो जाएगी ना थोड़ी देर बाद ही, इसके साइड में ही लिखा हुआ आएगा डाउनलोड पीडीएफ विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। परफेक्शन 6.0 कब तक चलेगा ये सवाल आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन 6.0 या परफेक्शन उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ये परफेक्शन कभी खत्म नहीं होने वाला बैच है, ये पिछले बहुत टाइम से चल रहा है, आई थिंक 1.5-2 साल हो गए होंगे तब से चलता आ रहा है, और ये तब तक चलेगा जब तक जो जो बच्चा इसमें आ रहा है उसका सिलेक्शन ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं है इनफैक्ट। और कोई दिक्कत किसी को नहीं है? यस, चलो, टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद निमिषा बंसल, उसको ज्वाइन कर लो, आपको सारे लिंक, सारे पीडीएफ, सारी चीजें वहां पे मिलती रहेंगी। इंग्लिश विद निमिषा बंसल टेलीग्राम को सर्च कर लेना, मिल जाएगा। लगभग 2.25 लाख लोग हैं उस पे, 2,78,000 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं उस पे। वो वाला सर्च कर, वो वाला ज्वाइन कर लेना। और कोई दिक्कत नहीं है? मजा आया? डिड यू एंजॉय द सेशन? एक रिक्वेस्ट और है सभी बच्चों से, वो रिक्वेस्ट क्या है? वो रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक की वजह से ही परफेक्शन आज इस लेवल पे आ पाया है, और हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है। द रीजन बीइंग क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन और आपको किस चीज में दिक्कत है वो मैं चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा हो।
तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव मी द फीडबैक कि आपको समझ में आया नहीं आया, कितना समझ में आया, मजा आया नहीं आया, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे परफेक्शन 6.0 से, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई या नहीं हुई, वो सारी की सारी चीजें मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरे पास आप लोगों से कम्युनिकेट करने का वही तरीका है। यहाँ पे कमेंट्स इतनी तेजी से आते हैं कि मैं एक एक बच्चे का कमेंट अच्छे से नहीं पढ़ पाती, बट आई रीड ऑल द मेल्स, मैं मेल सारे रीड करती हूँ, तो इसीलिए प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से बेटा, मैं शुरू बेसिक लेवल से करूंगी, लेकिन मैं बेसिक लेवल पे रुकूंगी नहीं। तो जो बच्चे मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सिर्फ बेसिक पढ़ाऊं, ऐसा नहीं होने वाला है। पहली क्लास में जरूर बेसिक लेवल की लूंगी, लेकिन उसके बाद मैं धीरे धीरे लेवल करके एडवांस और मोस्ट ब्यूटीफुल लेवल तक भी पहुंचूंगी। तो बेसिक से शुरू जरूर होगा, लेकिन बेसिक पर रुकेगा नहीं, एडवांस तक जाएगा। विजेता मैगजीन आपको आज 30th है ना, आज या कल तक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, इंग्लिश में। ठीक है, चलो तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, चेकलिस्ट आपको नेक्स्ट मंथ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata. दिखा देती मैं आप लोगों को, दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे। और अब मुझे पता है बहुत डांट पड़ने वाली है क्लास खत्म होते ही। एनी गेसेस क्यों पढ़ने वाली है? इसलिए पढ़ने वाली है क्योंकि ये मेरा ब्रेकफास्ट रखा हुआ था जो मैंने नहीं किया है अभी तक, और वो एकदम ठंडा हो चुका है। हाँ, और ये वापस से गर्म भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जूता भी हो चुका है। तो चलो, क्वेश्चंस बना रही थी, इतना मैं बह गई क्वेश्चंस बनाने में कि मैं भूल गई करना एक्चुअली। चलो ठीक है, हाँ, ओके, बाय बाय एवरीवन। हाँ, दिस इज द लीडर बोर्ड, और मुझे फीडबैक जरूर देना है ना।